करता और इस प्रशाल में बैठे हुए बिहार के कोने कोने से आए हुए माम सेफ और इसके विभिन्न विंग के कार्यकर्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए जय भीम जय मूल निवासी। बहुत सारे वक्ता ये उम्मीद में है कि जल्दी से समापन सत्र हो और धन्यवाद ज्ञापन हो। निश्चित तौर पर अपने वक्ताओं को कम समय देकर मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। हम भी बहुत ही कम शब्द रखेंगे और कोरोना पर हमारे साथी वक्ताओं ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, चर्चा किया है, तो मैं इस बिंदु को अपनी चर्चा में शामिल नहीं कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आपने प्रस्तावना में सुना था कि आज भारत में सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, इनके बीच चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र ही क्यों न हो, भारतीय सरजमी पर विदेशी मूल के पूना में रहने वाले एक कुनबे का प्रभाव सत्ता के नशे में इतना चूर है, वह पूरे भारत पर मूल निवासियों के हक और अधिकार के विरुद्ध नंगा नाच कर रहा है। और हम इस विकट परिस्थिति में बहुत छोटी छोटी चीजों को हम देख रहे हैं। आज ऐसे समय में जब भारत के 140 करोड़ लोगों के हाथों से कमाए हुए मेहनत से जो धन इकट्ठा हुआ था, उस धन का निवेश करके सार्वजनिक उपक्रम खड़ा किया गया और उस उपक्रम को बेच बेच करके कौड़ियों के दाम में, मूंगफलियों के दाम में कहा जाए तो ज्यादा सार्थक होगा, मात्र चुनिंदा व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस संदर्भ में पिछले 2 वर्षों में कोरोना के नाम पर जो अव्यवस्था फैली और इस अव्यवस्था में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई, उत्पादन घटे, लोग तबाह और बेहाल हो गए, भारत में भी जीडीपी लगातार गिरी है। बावजूद इसके अरबपतियों की बढ़ने वाली संख्या में कमी नहीं आई और यह बढ़ करके लगभग 200 के आसपास आंकड़ा छू रहे भारत में। और बड़े बेशर्मी से भारत का वित्त मंत्री कहता है कि हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि लोगों के निजी संपत्ति का हम आकलन कर सकें। और ऐसे समय में भारत के कुछ कंपनियां जहां 24% की बढ़ोतरी दर्ज करती है और एशिया का सबसे अमीर उद्योगपति इस कोरोना काल में उठ खड़ा होता है, उसी जगह एक दूसरी कंपनी 128% की वृद्धि दर्ज करके, जो पिछले 20-25 के श्रेणियों में कहीं नहीं आता था, आज भारत का नंबर 2 का उद्योगपति बन बैठा है। तो ये इस परिस्थिति में 140 करोड़ नागरिकों के हाथ से कमाए गए धन का जो नाला है, वह नाला कुछ खास पूंजीपति के घरानों की ओर खोल दिया गया है और भारत के सार्वजनिक उपक्रम जितने भी थे, वह उपक्रम कुछ मात्र चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथों गिरवी बंधक रख दिया गया है। ऐसी एक व्यवस्था बनी। भारत में ही बहुत सारे ऐसे भी पूंजीवादी घराने हैं जो कई वर्षों से लगातार, यूं कहें कि सैकड़ों सालों से लगातार भारत की जमीन पर काम करते रहे हैं और अपने परिश्रम से अपनी संपत्ति को बढ़ाए हैं। उदाहरण के लिए मैं नाम लेना चाहूंगा टाटा घराने का। 135 कंपनियां हैं उनके पास, लेकिन उनकी संपत्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ी। टाटा घराने ने भारतीय नागरिकों के लिए कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवाए हैं, रिसर्च सेंटर खोले हैं
लेकिन जिन कंपनियों की मैं अभी बात कर रहा हूं कि 24% की दर से संपत्ति बढ़ाई या 128% की दर से बढ़ाने वाले अडानी का खानदान रहा हो, इन लोगों ने भारत के जमीन पर अपने नागरिकों के लिए तो दूर की बात, अपने कर्मचारियों तक के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। और बड़े बेशर्मी से भारत के हुक्मरान इन उद्योगपतियों के चरणों में अपने माथे को गिरवी रख दिया। ऐसे विकट परिस्थिति में मुझे वो लाइनें याद आती हैं, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने कहीं लिखा था। तात्पर्य प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह से हैं, जो कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और बिहार सासाराम के रहने वाले हैं। वो लिखते हैं, प्रत्येक राजसत्ता के विरुद्ध किया गया कार्य विद्रोह है और प्रत्येक विद्रोह सफल होने के बाद क्रांति कहलाती है और ऐसी ही क्रांति जन सामान्य के हितों के संरक्षण करती है और उसके सुख में वृद्धि करती है। यदि 1947 से पूर्व की अवस्था में हम जाएं तो भगत सिंह ने क्या किया था? यदि भगत सिंह का किया हुआ कार्य क्रांति है तो आज भी वह राजसत्ता, वह व्यवस्था जो अंग्रेजों की व्यवस्था से ज्यादा सड़ी गली हो चुकी है, उसके खिलाफ हमें उठ खड़ा होना लाजिमी पड़ता है। और यह वही काम है जिस काम को एक समय में भगत सिंह जैसे लोगों ने किया था। आज हमें उस राह पर आगे बढ़ने की जरूरत है। मन की एक भावना हो सकती है कि हम एम्प्लॉय आदमी हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हम सरकारी कर्मी हैं और अपने ही राज्य सत्ता के विरुद्ध कैसे खड़ा हो सके। जब बात सिर्फ नौकरी की नहीं हो, आने वाली पीढ़ियों की गुलामी की हो, तो हमें अपने नौकरी के भय लालच को छोड़ करके अपने समाज और अपने परिवार के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि आज जो एम्प्लॉय बाबा साहब और अंबेडकर, फुले और पेरियार जैसे महापुरुषों के आंदोलन के प्रतिफल हुए और उस आंदोलन से जो भारत में एक सामाजिक व्यवस्था बनी, उस सामाजिक व्यवस्था में संविधान के आर्टिकल 13, 14, 16 आदि के माध्यम से जो अधिकार प्राप्त हुए, उसमें एम्प्लॉय वर्ग खड़ा हुआ। और जब पॉकेट मोटी हो गई तो ड्राफ्ट बना करके अपने पैसों को कोटा ले जाकर के पहुंचा दिए लोग। ये एक नई तरह की लूट है और इस लूट से बचना चाहिए था। यदि सामाजिक व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था में, सार्वजनिक व्यवस्था में शिक्षा की अवस्था उच्च होती, व्यवस्था अच्छी होती, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी व्यवस्थाएं होती, तो हमें अपने वेतन का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करना नहीं पड़ता। आज प्रत्येक एम्प्लॉय अपने गाढ़ी कमाई का 35% से 40% राशि अपने बच्चों के एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। यदि सामाजिक व्यवस्था की जगह राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होती तो सरकार अपने टोटल सालाना बजट का 30 से 35% यदि शिक्षा पर खर्च करता तो शिक्षा की क्वालिटी उत्तम होती और किसी भी परिवार के लोगों को तबाही नहीं होती, बर्बादी नहीं होती। आज बच्चों के शिक्षा के लिए लोग, एक एम्प्लॉय यदि बेटा को पढ़ाता है तो घर नहीं बनाता है, घर बनाता है तो फिर बेटी की शादी के लिए परेशान हो उठता है। एक एम्प्लॉय 3 काम नहीं कर पाता और ऐसी स्थिति में वो तबाह रहता है। तो यदि शिक्षा व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र में होती और वो ठीक हो प्रकार की होती, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होती, सबों के लिए सभी जगह उपलब्ध होते, तो अपने वेतन के मद में जो आप बचाव करते उससे आप कहते ना पेट काट के पढ़ाना, पेट काट के पढ़ाने की नौबत नहीं आती। पोषण आपके शरीर को उन्नत मिलता और आपके चेहरे भी चमकदार होते। लेकिन आपने तो पेट काट के बच्चों को पढ़ाई, पेट भी कटा, अब बच्चे कोटा गए और फिर खाली हाथ लौट के आए। क्योंकि यदि किसी ने डिग्रियां भी ली तो वो नौकरियां नहीं बची। जो नौकरियां सार्वजनिक क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में होते थे वो अब समाप्त होने जा रही है। एक तो निजीकरण हुआ और निजीकरण में भी फैक्ट्री मालिक कम लेबर को लगाना चाहता है और कम लेबर लगाने की जगह पर जो डेवलप तकनीक है, जो यूरोप में, अमेरिका में जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जापान में जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम
बहुत विकसित देशों की तकनीक कहते हैं, उस तकनीक को हमारे यहाँ लाया जाता है और कहा जाता है कि इस तकनीक को हम रोक नहीं सकते, ये रोबोटिक संस्कृति को हम रोक नहीं सकते। तो यह भी देखना चाहिए कि जिस यूरोप की हम बात करते हैं, जिस अमेरिका की बात करते हैं, उसकी आबादी बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी है। हम दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में से 7वें स्थान पर हैं, लेकिन आबादी में तो दूसरा है ना। हमारे पास ज्यादा आबादी है, ज्यादा हाथ है काम करने वाले, तो हमें ऐसे रोजगार के ही सिस्टम डेवलप करना चाहिए था जहां हाथों से काम होना चाहिए था और सबको काम मिलना चाहिए था। सबको काम ही नहीं मिलना चाहिए था, उसके श्रम का समुचित मुआवजा मिलना चाहिए था, जो कि आज नहीं हो रहा है। श्रम के समुचित मुआवजा को ही रोकना और खींच लेना, काम के घंटे को बढ़ा देना, ओवर टाइम काम मिल लेना, और इन्हीं आर्थिक विसंगतियों के संदर्भ में मार्क्स ने कभी यूरोप में कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अफसोस की बात, मार्क्स एक अच्छे मनीषी रहे, उनके विचार बहुत सुंदर रहे, वह यूरोप के लिए बड़े आदर्श विचार है और यूरोप के जमीन के लिए प्रफुल्लित भी हुए हैं, लेकिन भारत के लिए उनके विचार अनुकूल नहीं रहे। उनके विचार संगमरमरी चौकट है जो भारत के झोपड़े में फिट नहीं होता। भारत में वर्णवादी और जातिवादी जो व्यवस्था है, इसमें भारत के मजदूर एक नहीं हो सकते। भारत में यदि एक हो सकता है तो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, फूले के शब्दों में मूल निवासी एक हो सकते हैं, और जिस दिन भारत के मूल निवासी एक हो जाएंगे, मार्क्स के शब्दों में वही है, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। भारत के संदर्भ में वही है कि भारत के मूल निवासियों एक हो जाओ, एक साथ चलना सीखो, एक साथ बात करना सीखो, एक साथ बैठना सीखो और एक साथ सोचना सीखो। जिस दिन भारत के मूल निवासी एक साथ बैठना सीख जाएंगे, जिस दिन भारत के मूल निवासी एक साथ बात करना सीख जाएंगे, जिस दिन भारत के मूल निवासी एक साथ चलना सीख जाएंगे, समस्याएं लड़ करके दूर नहीं, दुश्मन अपने हौसले को पस्त कर देगा और हमारे खिलाफ षड्यंत्र करना छोड़ देगा और हमारी लीड होगी, हमारी जीत होगी, हमारी विजय श्री। हमारे विजय श्री किसी आयातित विचारधारा से नहीं हो सकती। हमारी विजय श्री भारत के मनीषियों के चिंतन में, भारत के मनीषियों के संघर्ष में, चाहे वह फूले का हो, अंबेडकर का, कहने के लिए ये अलग अलग आइडियोलॉजी देखने में बाहर से लगती होगी, लेकिन यह बाहर से अलग नहीं है। यह भी सत्य है कि फूले की आइडियोलॉजी को अंबेडकर साहब ने कभी जीरोक्स कॉपी की तरह इस्तेमाल नहीं किया। फूले अपने समय के सापेक्ष आंदोलन को चलाया और अंबेडकर साहब ने बड़े गर्व से कहा, सत्यशोधक समाज का अंतिम और एकमात्र अनुयायी मैं बचा हुआ हूं। ये कब कहा था? जब सत्यशोधक समाज का कांग्रेस में विलय हो रहा था, तो उन्होंने एक बात को गर्व से कहा था। तो फूले के अनुयायी के रूप में या फूले के सत्यशोधक समाज के सदस्य के रूप में अंबेडकर जीवित रहे और अंबेडकर के जो विचार हुए वो फूले के ही विचार हैं, इसमें कोई अलगाव नहीं है। वह ठीक उसी प्रकार से है कि अपने समय के सापेक्ष, बाबा साहब का समय फूले के बाद का है, परिस्थितियां बदली थी, समय बदले थे, उन्होंने अपने राजनीतिक सामाजिक आंदोलन के टूल को बदला था। एक बात और है, मैं यहां रखते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि किसी सवर्ण ने हमारे महापुरुषों के साहित्य का अध्ययन नहीं किया। अपने को जागरूक करने वाले और सामाजिक आंदोलन से जुड़ने वाले प्रत्येक सवर्णों ने हमारे महापुरुषों के साहित्य का अध्ययन किया है और हमारे खिलाफ वो षड्यंत्र करते हैं। लेकिन अफसोस कि हम अपने महापुरुषों के अनुयायी कहलाने वाले लोग, हम उनके साहित्य का अध्ययन नहीं करते और हम उनके विचारों को लेकर के आगे काम करने की कोशिश नहीं करते। हम नालायक और नकारे लोग साबित हुए हैं या उस अनुपात में उस काम को आगे नहीं बढ़ाए जिस अनुपात में हमें बढ़ाना चाहिए था। समस्याएं तेजी से बढ़ रही है और उस समस्याओं से मुकाबला करने में हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास कभी कमजोर पड़ रहा है। जिस तेजी से पिछले 10-12 सालों में हमारे संगठन के विरुद्ध और पैरेलल आंदोलन चलाने वाले प्रतिगामी या प्रतिक्रांति करने वाले संगठन तेजी से पांव फैलाए हैं और काम को बढ़ाए हैं, हमें उनका काउंटर करते हुए
या अपने को आगे बढ़ाने के लिए तेज मात्रा में ह्यूमन रिसोर्स का प्रयोग करना चाहिए था, या अन्य किसी प्रकार के ट्रेनिंग और एजुकेशन का माध्यम से हमें अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको बेहतर बना करके, उनको स्किल पैदा करके, हुनर पैदा करके समाज में यदि हम गांवों तक भेज पाए होते, या जो हमने पिछले 2 साल पहले हमने जो प्लान बनाया था BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, इस प्रोग्राम को यदि हम ठीक अनुपालन भारत के 7 लाख गांवों में यदि ठीक प्रकार से किए होते तो शायद आने वाले समय में जो परिस्थितियां बदलने वाले थे आगे 2 या 3 सालों में, वो हमारे हाथ में उस समय होता। लेकिन हम यहां भी चूक रहे हैं। अभी चर्चा में आई थी बातें कि कोरोना का भय वातावरण, यह निश्चित 2024 तक के कोरोना का वातावरण बनाया जाएगा और बनाए रखा जाएगा, क्योंकि इस 2024 इस व्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। और हम यदि यहां चूकते हैं तो अपने गुलामी के बेड़ियों में ताकत और ज्यादा डाल देंगे और हम अपनी लापरवाही से ऐसा कर देंगे। लेकिन इस बात के लिए हम आगाह हमारे नेताओं ने किया है, हमारे महापुरुषों ने किया है और संगठन के लीडर ने भी किया है कि यदि आप कम समय में दुश्मन पर बढ़त बनाना चाहते हैं तो आप तेज गति से काम कीजिए, साथ साथ काम कीजिए। और जिस प्रकार से डिजाइन किया गया है आंदोलन को उसी अंदाज में समाज तक यदि आप लेकर के जाते हैं तो न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में, न सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में, बल्कि तमाम क्षेत्रों में हम बढ़त बनाएंगे और अपने महापुरुषों के विचारों के अनुरूप सामाजिक व्यवस्था बनाने का काम कर पाएंगे। एक और चीज बड़े तेजी से भारत में हो रहा है, वो है नाम बदलने की संस्कृति। ये सांस्कृतिक हस्तक्षेप है, ये नाम नहीं बदला जा रहा, हमारे अधिकारों पर पहरा बिठाया जा रहा है। बुद्ध की संस्कृति को कमजोर करने के लिए गुप्त वंश की संस्कृति को, नकारा संस्कृति को, उसको हाईलाइट किया गया। अशोक को नकारने के लिए मुगल वंश के साहित्य को विपुल बना करके साहित्य में पेश करने की कोशिश किया गया। जिस मुगलों को कभी महान सम्राट घोषित किया इन लोगों ने, मुगल महान, उन्हीं मुगलों के यहाँ इन्हीं साहित्य लिखने वाले लोगों ने अपने बेटी बहुओं को पहुंचाना गर्व समझते थे। और आज वही मुगलों के नाम पर मुगल सराय के नाम को बदल करके कुछ और रखना चाहते। तो यह बदलने की संस्कृति क्यों आप पैदा करना चाहते? आप कुछ बना लीजिए नया और नामकरण कर दीजिए, लेकिन भारत में कुछ नया नहीं बन रहा है और यह सांस्कृतिक हमला है। और इस हमले का जवाब सभ्यता संघ को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आगे देने के लिए बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एम्प्लॉय तभी तक एम्प्लॉय है जब तक वह राज्य सत्ता का लाभ के साथ चिपका हुआ है। प्रत्येक एम्प्लॉय के लाभ और अधिकार छीने जा रहे हैं। 159 दिन काम करने के बाद, 79 दिन काम करने के बाद कोई भी टेम्पोररी एम्प्लॉय परमानेंट हो जाता था 180 दिन लगातार काम करने के बाद। वो कानून समाप्त हो चुके हैं। पेंशन पाना अधिकार होता था, 2004 के बाद नियुक्त होने वाले पेंशन खत्म हो चुके हैं। लोग प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां ही नहीं बचेंगी तो ये कहां से बचेगी? मुझे लगता है कि आज के लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जैसा कि वामसेप के केंद्रीय नेतृत्व ने इस विषय को डिजाइन किया और विभिन्न राज्यों ने आज और कुछ अलग तिथियों में राज्य अधिवेशन आयोजन करके इस मुद्दे को समाज में लाया है। इससे कार्यकर्ताओं में एक जागृति जाएगी और ये जागृति सिर्फ कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये एक जागृति जो है समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक जानी चाहिए। इस चीज़ों को बेनकाब करना होगा समाज में जाकर के, तभी 2014 में दुश्मन को हम कमजोर कर पाएंगे। जय भीम, जय मूल्यवान, जय भारत, जय